आज की पहली स्टोरी खास आपके रिक्वेस्ट पर। इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में पहली बार सेल्स 2 लाख पार कर गई। बट इस शिफ्ट का लीडर कौन है? टीवीएस, बजाज या फिर एथर? दूसरी तरफ ऐसी कौन सी 3 मोनोपोली या फिर नियर मोनोपोली कंपनीज हैं जिसमें कि रिसेंटली एफआईआईज ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है? तीसरी स्टोरी में क्या आपका प्यारा यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा? गवर्नमेंट का एक नया बिल जीरो कॉस्ट यूपीआई मॉडल की पूरी मैथ बदल सकता है। और एंड में बजाज फाइनेंस और टाटा कैपिटल के शेयर होल्डर्स अचानक से डर गए हैं। आरबीआई के एक नए प्रपोजल ने इन कंपनीज के सबसे पॉपुलर लोन प्रोडक्ट्स पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। इसकी बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी, लास्ट वीक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट सडनली स्पॉटलाइट में आ गया है। जुलाई 2026 में इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मंथली सेल्स पहली बार 2 लाख यूनिट्स के पार चली गई और जुलाई तक क्यूमुलेटिव एनुअल सेल्स 11.7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई, जो कि एक मैसिव 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इस फास्ट ग्रोइंग मार्केट को 3 कंपनीज डोमिनेट करती हैं। फर्स्ट इज टीवीएस, देन बजाज एंड देन एथर। आपने इन तीनों के परफॉर्मेंस नंबर्स का एक कंपैरिजन मांगा था, तो जुलाई के मंथली सेल्स फिगर्स ये रहे। जुलाई में टीवीएस ने क्लियरली मार्केट लीड किया है, सेलिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 55,477 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 135% ग्रोथ दिखाई है और 27% मार्केट शेयर को कैप्चर किया है। सेकंड नंबर पर रही बजाज, जिसने की 45,592 चेतक्स को सेल किया। 122% ग्रोथ के साथ इनका मार्केट शेयर 22% रहा। तीसरे नंबर पर एथर रही, जिसने की 30,323 यूनिट्स को डिलीवर किया। 70% ग्रोथ के साथ इनका मार्केट शेयर अराउंड 16.8% यानी कि ऑलमोस्ट 17% रहा। मीनवाइल पर्सिस्टेंट मार्केट शेयर लॉसेस के बीच ओला इलेक्ट्रिक ने 13,113 व्हीकल्स बेचे, जिससे कि उनका मार्केट शेयर गिरकर 7% रह गया। पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि जुलाई सेल्स में थर्ड स्पॉट पर रहने के बावजूद एथर के स्टॉक ने लास्ट वीक 18% की शार्प रैली क्यों दिखाई, जो कि टीवीएस, बजाज और ओला सभी से ज्यादा थी? स्टॉक मार्केट यूनिट सेल्स से ज्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को रिवॉर्ड करता है। एथर के Q1 FY27 नंबर्स में सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनी ने हिस्टोरिक लेवल पर पहली बार पॉजिटिव एबिटा ऑफ 9.45 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया वर्सेस 106 करोड़ रुपीस लॉस लास्ट ईयर। इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इनका नेट लॉस 71% नैरो होकर 51 करोड़ रुपीस रह गया। लेकिन इस नैरेटिव का एक दूसरा साइड भी समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है। एथर क्लेम्स की सिवियर सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से वो हर महीने 13,000 से 15,000 यूनिट्स की रिटेल डिमांड को मिस कर रहे हैं। प्री ऑर्डर्स की बात करें तो 158% बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। एथर का करंट होसूर प्लांट 90 to 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रहा है, जिसे सॉल्व करने के लिए कंपनी महाराष्ट्र में फैक्ट्री 3.0 बना रही है। फेज वाइज एक्सपेंशन के बाद इसकी टोटल कैपेसिटी 14.2 लाख यूनिट्स एनुअली पहुंच सकती है, जिसके लिए FY26 FY27 में 927 करोड़ रुपीस का केपेक्स सेट किया गया है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में अनफुलफिल्ड डिमांड लॉस्ट मार्केट शेयर होती है। जब तक इधर कैपेसिटी स्केलिंग और इन हाउस लोकलाइजेशन जैसे कि बैटरी पैक असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करेगा, तब तक टीवीएस और बजाज जैसे डीप पॉकेटेड लेगेसी प्लेयर्स अनसैटिस्फाइड बायर्स को परमानेंटली कैप्चर कर सकते हैं। टीवीएस और बजाज के पास अपने मैसिव आईसीई यानी कि पेट्रोल इंजन बिजनेस का कैश फ्लो है, जबकि बजाज का ईवी सेगमेंट ऑलरेडी हेल्दी एबिटा मार्जिन्स डिलीवर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एथर का जो 927 करोड़ रुपीस का केपेक्स है, उसके एग्जीक्यूशन पर जीरो मार्जिन फॉर एरर है। फैक्ट्री 3.0 से ऑपरेटिंग लेवरेज तभी मिलेगा जब ये कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पर प्रॉफिटेबली रन करी। फैक्ट्री 3.0 से ऑपरेटिंग लेवरेज तभी मिलने वाला है जब ये कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पर प्रॉफिटेबली रन हो। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि एथर के पास डिमांड कितनी है, सवाल यहाँ पर ये है कि एथर अपनी सप्लाई बॉटलनेक्स को कितनी जल्दी फिक्स करके लेगेसी जायंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को टक्कर दे पाएगा। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दूसरी स्टोरी में जून क्वार्टर में जब एफआईआईज ने इंडियन इक्विटी से नेट 49,028 करोड़ रुपीस का मैसिव फिगर विड्रॉ किया, तब भी
3 ऐसे मोनोपोली स्टाइल स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईआईज ने बाइंग की है। इसमें पहली कंपनी एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। इंडिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के साथ एमसीएक्स ऑलमोस्ट सिनोनिमस है। कमोडिटी फ्यूचर्स टर्नओवर के टर्म्स में इसका मार्केट शेयर अराउंड 98% बनता है। प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी में तो एमसीएक्स का मार्केट शेयर 100% है। ग्लोबली भी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड के बेसिस पर एमसीएक्स 4th लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। जून क्वार्टर में एमसीएक्स में एफआईआई होल्डिंग 26.07% से बढ़कर 29.85% हो गई। इसके पीछे कंपनी का FY26 परफॉर्मेंस भी है। FY26 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 107% ग्रो करके 2,302 करोड़ रुपीस रहा और नेट प्रॉफिट 138% जंप करके 1,332 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। दूसरी कंपनी है BHEL और यहां पर मोनोपोली एक सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं है बल्कि डेकेड्स में बिल्ट अप स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। BHEL एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। FY26 के एंड तक यूटिलिटी स्केल थर्मल पावर कैपेसिटी में इसका शेयर 54% था। न्यूक्लियर पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी में सेकेंडरी साइट पर 60% और हाइड्रो पावर में 43% शेयर था। ओवरऑल थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो को मिला दे तो कन्वेंशनल यूटिलिटी स्केल कैपेसिटी में BHEL का शेयर अराउंड 53% है। जून क्वार्टर में BHEL में एफआईआईज की होल्डिंग 2.29 परसेंटेज पॉइंट से बढ़कर 9.52% हो गई। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है इसका ऑर्डर बुक। मार्च 2026 तक BHEL का ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ रुपीस का ऑल टाइम हाई था, जिसमें अराउंड 81% ऑर्डर्स पावर सेक्टर से आए। मतलब कि कंपनी के पास कमिंग ईयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी है। तीसरी कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इंडिया के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन का नियरली 80% और कोल बेस्ड पावर जनरेशन का अराउंड 75% सप्लाई कोल इंडिया अकेले करता है। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग 1.99 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाकर 10.37% कर दी और इस कंपनी में एक नया एंगल कोल गैसिफिकेशन का भी है। मई 2026 में यूनियन कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव किया, जिसका ऑब्जेक्टिव कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को पुश करना है। ये कंपनी के लिए एक एडिशनल डिमांड एवेन्यू को क्रिएट कर सकता है। इन तीनों कंपनीज को देखा जाए तो कॉमन थ्रेड ये है कि मार्केट में इनका पोजीशन स्ट्रांग है और एंट्री बैरियर्स हाई हैं। और जब एफआईआईज ओवरऑल इंडियन इक्विटीज से इतना पैसा निकाल रहे थे, तब भी इन कंपनीज में स्टेक बढ़ाना डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग सिग्नल है। अब मेरा सवाल आपसे, आप इन तीनों स्टॉक्स एमसीएक्स, BHEL और कोल इंडिया में से बेस्ट किसे मानते हो और क्यों, बताइए कॉमेंट्स में। तीसरी स्टोरी में लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है, जो कि गवर्नमेंट को यह डिसाइड करने की पावर देता है कि कौन से डिजिटल पेमेंट मेथड्स फ्री रहेंगे और किन पर चार्जेस लग सकते हैं। और इसी अमेंडमेंट ने एक पुरानी सी डिबेट को फिर से रिवाइव कर दिया है। क्या यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR वापस आ सकता है? मर्चेंट जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को जो फी पे करता है उसे MDR कहते हैं। करंटली ये MDR यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगता, लेकिन यूपीआई अब तक फ्री क्यों था? जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर MDR को हटा दिया था ताकि मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स कैश से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट करें। स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रही, आप देख ही रहे हैं। आज इंडिया के नियरली 88% डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। यूपीआई ट्रांजैक्शन कंज्यूमर के लिए फ्री है, मर्चेंट के लिए भी लार्जली फ्री है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के पीछे बैंक्स, पेमेंट कंपनीज, इवन फिनटेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है। सर्वर्स, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्लायंस, ये सब फ्री में ऑपरेट नहीं होते। इसी वजह से अब सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। मार्च 2026 की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिपोर्ट ने यह पॉइंट आउट किया कि जीरो MDR मॉडल ने डिजिटल पेमेंट्स को अफोर्डेबल बना दिया, एक्सेसिबल बना दिया, बट लॉन्ग टर्म में यूपीआई इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना चैलेंजिंग हो रहा है। ऐसे में ये बिल यूपीआई पे चार्ज लगाने के डायरेक्शन में एक स्टेप है। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, बिल पास होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कल से ही आपके यूपीआई पर चार्ज लगने लग जाएगा। बिल सिर्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट्स पर MDR लेवी करने का लीगल पावर देता है।
एक्चुअल चार्ज कितना होगा, किस ट्रांजैक्शन पर होगा, ये फ्यूचर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और पॉलिसी डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। वैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर मान लीजिए कि एमडीआर वापस आता भी है तो फोकस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी कि P2M पेमेंट्स पर हो सकता है, स्पेशली लार्ज मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शंस पर। इसके फेवर में इंडस्ट्री का आर्गुमेंट ये है कि यूपीआई का फर्स्ट फेज अडॉप्शन का था। अब इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम काफी मैच्योर हो चुका है, तो नेक्स्ट फेज में चैलेंज इस इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है। अभी के लिए यूपीआई पेमेंट्स का एक्सपीरियंस इमीडिएटली चेंज नहीं होने वाला है। बिल ने सिर्फ गवर्नमेंट को फ्यूचर में चेंजेस इंट्रोड्यूस करने का फ्रेमवर्क दिया है, चार्जेस इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। बट एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया का यूपीआई इकोसिस्टम का कॉन्वर्सेशन फोकस अब अडॉप्शन से कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी पे शिफ्ट हो रहा है। क्या आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे दोगे? टेल मी द कमेंट्स। अब आ जाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। आरबीआई ने ऐसी ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रपोज की है जिनके मुताबिक एनबीएफसीज को रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज देने से रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि एनबीएफसीज फ्यूचर में सिर्फ टर्म लोन्स ऑफर कर पाएंगी जहां लोन अमाउंट और रीपेमेंट शेड्यूल पहले से फिक्स्ड होता है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट फ्राइडे यानी कि 7 अगस्त को बजाज फाइनेंस स्टॉक पर देखने को मिला, क्योंकि उसके फ्लेक्सी लोन प्रोडक्ट्स और रिवॉल्विंग क्रेडिट मॉडल उसके बिजनेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ऐसे लोन्स बजाज फाइनेंस के एयूएम का लगभग 25% हो सकते हैं। तो क्या आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है या फिर एनबीएफसीज के फास्टेस्ट ग्रोइंग लेंडिंग बिजनेस पर ब्रेक लगा रहा है? कमेंट कीजिए बैंक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए, हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज। कौन सी स्टोरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं, कौन सी अच्छी नहीं लग रही हैं, किन स्टोरीज को मुझे यहाँ पर कवर करना चाहिए, ये सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.